सावित्री कभी बाजार से सब्जी ले रही थी कि वहीं बिजली कभी एक कप्पे के साथ उसका पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। अरे बाप रे बाप, सावित्री तुमने तो अपनी बेटी को बहुत आजादी दे दी है। जरा देख तो, खुलेआम बाजार में कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही है। देख सावित्री, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। बाकी तेरी मर्जी, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को समझा। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बिजली कभी हंसती हुई घर आती है। माँ, आज रात डिनर में मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देना। ये सब छोड़, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, उस भूरे कप्पे का साथ छोड़ दे। मुझे कई बार पक्षियों ने बताया है कि वो कप्पा तुझे गली में छोड़ने आता है। आज मुझे ओमवती बता कर गई कि तू उस कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। वो कप्पा ठीक नहीं है, एक नंबर का डाकू है वो। देख बिजली, तुझे मेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। माँ, न जाने तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हाँ, और शादी के बाद वो चोरी और पीना छोड़ देगा, उसने मुझसे वादा किया है। भूरा कप्पा बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी आजकल का जमाना बदल गया है, अब सब पक्षी अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। बेटी, मुझे सारा अनुभव है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ, मुझे न समझाओ, शादी तो मैं उस भूरे कौवे से ही करूँगी। बिजली कभी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरा दिन भोजन नहीं खाती। एक दिन सावित्री कभी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक नहीं आती। अरे, ये कहाँ रह गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगल में जोरों की बारिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भूरे कप्पे से शादी करके घर आती है। ए ऊपर वाले, बिजली, ये तूने क्या अनर्थ कर लिया? तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। तभी गुस्से में सावित्री बिजली कभी को एक जोरदार पंख मारती है। मिल गया आशीर्वाद तुम्हें। याद रखना, अगर कभी तुझ पर मुश्किल आई तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। सावित्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बिजली कभी और भूरे कप्पे को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भूरा कप्पा बिजली कभी को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ बिजली कभी का ससुराल कुछ दिन तो अच्छा पेश आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जहर उगलने लगते हैं। एक दिन बिजली कभी रसोई में खाना बनाती है और भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है। अरे, ये कैसा भोजन बनाया है? रोज अजीब अजीब भोजन बना कर ले आती हो। क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? पति जी, मैंने खुद चखा है भोजन, भोजन में नमक बिल्कुल ठीक है। तभी भूरा कप्पा बिजली कभी का पंख जोर से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी चोंच खोलने की? जाओ, दोबारा से मेरे लिए भोजन बना कर लाओ। बेटे, मेरा तो दाल चावल खाने को मन कर रहा है, इसे बोल मेरे लिए भी बना कर लाए। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में दाल चावल अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखा बेटा, तेरी पत्नी कैसे बहाना बना रही है और मुझे भूखे मारना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पसंद से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। ये सुनते ही भूरे कप्पे को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कभी को एक जोरदार पंख मारता है, जिससे बिजली कभी नीचे जाकर गिरती है और वो घायल हो जाती है। भूरे, भूरे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप कर जा। शादी कर कर लाया हूँ मैं तुझे। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तेरी बातें सुनेगी। अब इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सुना तूने? जा, अभी जाकर मेरी माँ को दाल चावल बना कर दे। फिर बिजली कभी रोती हुई रसोई में जाती है। वो भोजन बनाती है, तभी उसका पंख भी जल जाता है। हाय माँ, मर गई मेरा पंख। मैंने भूरे से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ गई, लेकिन वही हुआ जो माँ ने कहा था कि भूरा मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। बिजली कभी के ससुराल वाले उसको बहुत मारते हैं। एक दिन सावित्री रह नहीं पाती, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो देखती है। क्या बोला तुमने कि मैं बदल गया हूँ? हाँ, मैं बदल गया हूँ।
तुझे क्या लगा था कि कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैं पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा और दिन रात तुझे मारूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी कमियों को तो ठीक करके ही रहना चाहिए। माँ जी मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती और वो जल्दी से जाके अपनी बेटी को छुड़ाती है। दूर दूर रहो मेरी बेटी से। तुझे क्या लगा था? क्या सच में मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। माँ तुम आ गई। अगर तुम माँ बेटे ने मेरी बेटी को दोबारा कोई पंख लगाया तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। चल बेटी, चल मेरे साथ। फिर सावित्री अपनी बेटी को घर ले आती है और वो अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी बिजली का बीबी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता था जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरी ऐसी हालत कर देगा। आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, बेटी को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तेरी शादी भी कर दूंगी। फिर सावित्री अपनी बेटी बिजली कपी का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मानो चिड़िया सावित्री के पास आती है। माँ जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर मानो चिड़िया उस कपे के बारे में सारा बताती है। सावित्री को वो रिश्ता बहुत पसंद आता है। बादल कपा भी उसी जंगल में रहता था। वो बचपन से ही बिजली कपी से बहुत प्यार करता था। अगले ही दिन बिजली कपी और बादल कपी की शादी हो जाती है, जहाँ बिजली कपी के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बादल जी, ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मैं सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू बादल जी, सच में मेरी माँ की चॉइस बहुत अच्छी थी। बिजली, तुम तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो, मगर तुमने ही कभी मुझे भाव नहीं दिया। ऐसे बिजली कपी बादल कपी के साथ खुश खुश रहने लगती है। मानो बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम अपनी पुरानी सारी बातें और गिले शिकवे छोड़कर फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पहले की तरह एक पेड़ पर ही रहने लगते हैं। बिजली, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुम लालची कपी हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। फिर बिजली कपी वहाँ से चली जाती है। बिजली कपी आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, आम के पेड़, मुझे एक आम दे दो। मेरी दोस्त चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है, मैं उसे आम देकर सुलह करना चाहती हूँ। कभी तुम हमेशा झूठ बोलती हो, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आम के पेड़, मैं अब कभी चिड़िया को धोखा नहीं दूंगी। फिर बिजली कपी आम के पेड़ से एक आम लेकर फिर से मानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो, मैं ये आम लाई हूँ। ये आम बहुत रसीला है। मैं नहीं खाती तुम्हारा आम, तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम हमेशा धोखा देती हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक कबूतरी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बबली कबूतरी बिजली कपी के पास आती है। अच्छी कपी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वो मानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं दोस्त बनूंगी तुम्हारी। क्या सच? तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी दोस्त हो। ये लो मेरी सहेली, ये मीठे मीठे आम खाओ। फिर बबली कबूतरी बिजली कपी से आम लेकर मीठे मीठे आम खाती है और फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर चली जाती हैं। नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मेरी सहेली, दूसरे जंगल में मेरा एक अमरूदों का बाग है, किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। मीठे अमरूद मैंने बचपन में खाए थे, मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। तुम चिंता नहीं करो, जी भरकर खाना, मेरे अमरूद के बाग से जी भरकर अमरूद खाना। दूसरे दिन मानो चिड़िया बबली कबूतरी को बिजली कपी के साथ घूमता हुआ देखती है। कबूतरी बहन, मैंने सुबह देखा, आप उस बिजली कपी के साथ कहाँ जा रही थी? मानो अब कपी मेरी दोस्त है, हम पूरे जंगल में एक साथ घूमती हैं। हम दोनों एक साथ मिलकर भोजन भी खाने जाती हैं। बबली बहन, वो कपी बहुत धोखेबाज है, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी।
वक्त आने पर वो तुम्हें भी छोड़ देगी। चिड़िया, तुम मेरी और कवि की दोस्ती से जल रही हो। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कवि कबूतरी से कहती है, बबली सहेली, सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना हम सहेलियाँ मिलकर अपने लिए लकड़ियों का एक पक्का और मजबूत घर बना ले। हाँ बिजली, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा सहेली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ। फिर बबली कबूतरी जंगल में जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। कबूतरी लकड़ियाँ लेकर बिजली कवि के पास आती है। ठीक है सहेली, लकड़ियाँ तो आ गई, अब जल्दी से जाकर सूखे तिनके ले आओ। जब तक मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखती हूँ। बिजली कवि अपना सारा काम बबली कबूतरी से करवाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए एक नया और सुंदर घर बना लेती हैं। कबूतरी अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी। बिजली देखो, मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मानो चिड़िया फिर से कबूतरी को मिलती है। बबली बहन, एक बार बिजली ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो बिजली ने मुझे घर से निकाल दिया था। मानो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मेरी और कवि की दोस्ती अब उम्र भर रहेगी, चलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। चलो भोला जी, सर्दियों के ये दिन मेरी सहेली है ना बिजली, उसके पास गुजार कर आते हैं। लेकिन क्या स्वीटी, उसका घर पक्का है? हाँ पति जी, उसका घर बहुत मजबूत और सुंदर पक्का है। फिर वो दोनों पति पत्नी कवि बिजली कवि के पास आते हैं। बिजली कवि अपनी सहेली से गले मिलती है। मेरी सहेली आ गई, मेरी सहेली आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गर्मियों के दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, कभी किसी को दोस्त बनाया तो कभी किसी को। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम साथ में रहेंगे, मिलकर जंगल में चोरियाँ करेंगे और लूट मार करेंगे। बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। घर तो सुंदर होगा, मैंने ये कबूतरी से बनवाया है। जब कबूतरी बाहर से घर आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बिजली, बिजली मेरी सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। माफ करना कबूतरी, अब मेरी सहेली स्वीटी आ गई है, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ किसी और को अपना दोस्त बना लो। कभी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ या ठंड में मर जाओ, मुझे इससे क्या। बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोती हुई एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया पर विश्वास किया होता और इस कवि पर यकीन ना किया होता तो आज मैं ऐसे बेघर ना होती। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बबली बहन, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, और आइंदा दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाना। जो दोस्ती लालच की बिना पर हो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिर बबली कबूतरी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कवि बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कवि बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कवि किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है, और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा,
हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। कपी बहन, मेरी बेटियाँ तीनों पढ़ना चाहती हैं। मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या आप आसमान को छूने के ख्वाब देख रही हैं, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कपी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दे। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है। मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है, हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है? इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी, आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं, भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी? बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है
और शाम को बिजली का पी के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है। अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है। तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कपी से पैसे उधार लिए, इसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी, वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता। अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल का बाद जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। हो, बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वह आती है। कबो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गए हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो, भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कापों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कपी और बादल कपा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है, वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर काफे बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली कपी के मन में भी लालच आ जाता है।
तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो काफी एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो काफी छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है। हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहां से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मोसू से पूछ लो, वो सब बताएगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कौवे से कहती है, कौवे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे। मोसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कौवे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहां आती है। कौवो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कौवों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कौवे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कौवो, अब तो मुझे आजाद कर दो। अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कौवे तो बहुत लालची थे। उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कौवे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कौवे तो उठ जाते हैं और मोसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मोसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मोसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मोसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कौवो,
जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था, उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है। साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे, लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कप्पो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कभी पत्थर की मूरत बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कपे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कपों को अपनी लालच